आज अपने स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी चीज से। गर्मियों में नाक से खून बहा होगा या देखा होगा किसी का, क्या बोलते हैं जी उसको सर। हिंदी में? नक्सीर। हाँ जी सर, हम्म। ये नक्सीर फूट गई ऐसे करके सर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? यही सर, नक्सीर फूट गई जैसे कहते हैं, ब्लड आने लग जाता है तो वो कि सही है। राइट राइट राइट। उसी के बारे में अपने देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आज। इसको बोलते हैं, अगर मेडिकल टर्म में देखें तो नक्सीर को अपने क्या बोलेंगे? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस बोलेंगे किसको? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। एपिस्टेक्सिस कहीं भी वर्ड आया तो उसका अपने को मीनिंग पता होना चाहिए। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से ब्लीडिंग आएगी तो उसको अपने बोलेंगे एपिस्टेक्सिस। स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में। जी सर कर लिया। अगर उसको ही थोड़ा और अपने विस्तारित रूप से देखें, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय नोज पिकिंग और ट्रॉमा। अगर अपने पेशेंट के नाक में से ब्लड आ रहा है, स्पॉन्टेनियस आ रहा है, लगातार आ रहा है, या कैसे भी किसी इंजरी के थ्रू, ट्रॉमा के थ्रू आ रहा है, या नोज को हिलाने डुलाने से उसमें से ब्लड आ रहा है, किसी भी प्रकार से नोज में से अगर ब्लड आएगा तो अपने उसको लिखेंगे एपिस्टेक्सिस। दोबारा देखो इसको, ये डेफिनेशन रहेगी, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय नोज पिकिंग और ट्रॉमा, उसको बोलेंगे एपिस्टेक्सिस। थोड़ा सा एनाटॉमी में जाएंगे वापिस। एनाटॉमी में अपने देखा होगा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है नोज, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको एंटीरियर को अपने नाम दिया, ये रहा काइएसल बैच प्लेक्सेस। ये रहे वो प्लेक्सेस जो एंटीरियर साइड में ब्लड सप्लाई करते हैं। और बैक साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वुड रूफ प्लेक्सेस। एनाटॉमी में अपने पढ़ा, शरीर के हर जगह ब्लड वेसल्स होती हैं जो टिश्यू और सेल्स तक ब्लड लेके जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके जाती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं। वैसे ही अपनी नोज में भी होंगी, उनका अपने ने कुछ स्पेशल नाम दिया। आगे से और पीछे से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे अपने एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लीड फ्रॉम नोज, मतलब अपनी भाषा में नक्सीर, उसको भी अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर इसको वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? वुडरफ, जैसे ये लिखा हुआ है वुडरफ यही नाम रहेगा, प्लेक्सिस, हिंदी में भी सेम ही? सेम नाम रहेगा। ठीक है सर। एक्सेस को जाल बोल सकते हैं, बट नाम यही रहेगा। ठीक है सर। अब इसमें थोड़ा सा ब्लर विजन है, बट अगर अपने समझना चाहें, देखना चाहें तो आगे से अगर रप्चर हुई ये जो है ब्लड वेसल्स, तो आगे से जो नाक के बाहर से जो दिखता है, बाहर से फ्रंट देखेंगे, वहां से अगर ब्लड आता हुआ दिखेगा तो मतलब क्या है कि ये आगे से रप्चर हुई है ब्लड वेसल्स। और अगर मुंह में से आ रहा है, अपने जानते हैं ना नोज और जो ओरल कैविटी है ये मिल जाती है बैक साइड में जाके, अगर मुंह में से आ रहा है जो ब्लड है
देखा कि वहां पे कोई ट्रोमा वगैरह नहीं है, उसका आगे की तरफ सिर झुकाएंगे, देखा फिर आ रहा है भाई नाक में से, मतलब बैक साइड में रप्चर हुआ है। देखो इसको क्रॉस सेक्शन है ये नेजल कैविटी का। अब अगर अपने इन दोनों को क्लासिफाई करें, अलग अलग रख के देखें कि आगे से ब्लीडिंग किस वजह से क्या बोलेंगे और पीछे से ब्लीडिंग का क्या अंतर रहेगा, जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में क्या अंतर हो सकता है। आगे से ब्लीडिंग होगी तो एंटीरियर, और पीछे से अगर हो रही है नोज के बैक साइड में से अगर हो रही है तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस अपने ने देखा क्या था, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, उसको अपने ने और आगे डिस्क्राइब किया। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय नोज पिकिंग और ट्रॉमा। मतलब ये समझना है कि एपिस्टेक्सिस कहीं भी अगर वर्ड आता है सीधा तो अपने क्या समझेंगे कि ये है एपिस्टेक्सिस, मतलब नाक से ब्लड आ रहा है, बस ये चीज लेके चलेंगे। निमोनिया क्या लेके चले थे अपने, निमोनिया क्या था, फेफड़ों का इन्फेक्शन था, वैसे ही एपिस्टेक्सिस नोज से जो ब्लीडिंग होगी वो होगी जी। उसके बाद में अपने ने देखा है, जैसे पेपर में लिखना हो तो अपने ने पेशेंट वगैरह देखे हो तो उनसे भी कुछ चीज अपने वहां से उठा के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि पूरा रट्टा अपने किताब से ही मारे। और छोटा क्वेश्चन आता है इसका, बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होगा। मोर कॉमन, ज्यादातर में ये मिलेगा, ज्यादातर में अपने ने भी यही देखा होगा कि भी नाक के बाहर से ही खून आता है, नाक में से ब्लड आ रहा है तो अपने ने पहचान लिया कि नक्सीर आ रही है उसके। पोस्टीरियर जो होगी वो होगा लेस कॉमन, कम पीपल्स में होगा पोस्टीरियर में। इथमोइड आर्टरी मेन जो ऊपर से जाके देखेंगे, इथमोइड आर्टरी की ही आगे जो ब्रांचेज हैं, ये इथमोइड में जो सप्लाई दे रही है उसकी वजह से ही होगा। तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है ये लेस कॉमन होगा, एंटीरियर होगा मोर कॉमन। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखें, मोस्टली फ्रॉम लिटिल्स एरिया और एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, छोटे एरिया की होगी और एंटीरियर पार्ट में जो लेटरल वॉल्स हैं उनकी मिलेंगी, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है, बीच में तो सेप्टम आ गया। इसमें देखें 2 नंबर में, मोस्टली फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, बैक साइड में से ऊपर का पार्ट है एथमोइड आर्टरी का, जहां से ओरिजिन है, जहां से एंटर हो रही है उस साइड में ये रहेगा। मोस्टली ओकर्स इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स, छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। और ज्यादातर कैसे कि नाक में उंगली करते हैं ना जो, उसकी वजह से मोस्टली, या आगे का पार्ट है वहां पे चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा भी रहता है। आगे के पार्ट में थोड़ा सा भी लग गया, हाथ लग गया किसी का तो ब्लड शुरू हो जाएगा। ये होती है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, होती है आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल के बाद में। क्यों होती है वो भी अपने देखेंगे आगे। अब ये है कि एंटीरियर क्यों है, मोस्टली ट्रोमा। अब वो ट्रोमा किसी भी टाइप का समझ लो कि अपने ने जानबूझ के किया है, कोई चीज ऐसे नाक में डाली वो है, या चोट लगी ये भी हो सकता है। ये क्यों होती है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, स्पॉन्टेनियस ऑफ्टन ड्यू टू हाइपरटेंशन और एंटीरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंशन इसमें मोस्ट रहेगा, हाइपरटेंशन 40 के बाद में अपने ये मानते हैं कि हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा होता है ना, वीक हो जाता है हार्ट अपना फंक्शन कर करके, लिपिड्स जमा हो जाते हैं, लो डेंसिटी जो लिपिड है वो आर्टरीज में जमा हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन होता है मतलब उसमें ब्लड वेसल्स की वाल के ऊपर प्रेशर ज्यादा राइज हो रहा है, और जो यहाँ की जो एथमोइड आर्टरी है ये क्या होती है, ये दूसरी आर्टरीज की अपेक्षा ये स्मूथ होती है ज्यादा, यहाँ पे रप्चर होने का चांस ज्यादा रहता है।
छोटी छोटी आगे प्लेक्सेस में ये बढ़ जाती है, और इससे क्या है, तो थोड़ा टेम्परेचर का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है। यूजुअली इसमें देखें अगर एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में, usually mild, can be easily controlled by local pressure or anterior pack. Usually mild मतलब थोड़ी होती है, एकदम से ऐसे फंवारा सा नहीं फूटता ब्लड का। यूजुअली मतलब मोस्टली ये थोड़ी होगी, माइल्ड होगी, ये कंट्रोल की जा सकती है लोकल प्रेशर से। लोकल प्रेशर से मतलब, लोकल का मतलब उस एरिया, जो स्पेसिफिक एरिया आगे से ब्लीडिंग आ रही है, उस एरिया को अगर प्रेशराइज करेंगे तो, या एंटीरियर पैक जैसे कॉटन वगैरह से उसको कवर करेंगे तो ये रुक जाती है, क्योंकि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वहां वो रप्चर होंगी तो वो उनका थक्का जम जाएगा, क्लॉटिंग जो है उसकी वजह से फिर वो रुक जाएगी। अब जो बैक साइड में है वो है कि ब्लीडिंग इज सीवियर, ज्यादा ब्लड बहेगा, उसको अपने जो घर पे है उसको अपने कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसमें रिक्वायर्ड होती है हॉस्पिटलाइजेशन की। क्यों? अपने उसको कैसे उसको रोक सकते हैं, घर पे अपने रोक नहीं सकते, आगे से तो अपने ने प्रेशराइज कर दिया, बैक साइड में क्या करेंगे, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की पेशेंट को जरूरत होती है। उसमें क्या लगता है, पोस्ट नेजल पैक लगता है, जो आगे मैं बताऊंगा मैनेजमेंट के टाइम। ये अंतर है। दोबारा देखें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में अंतर क्या होगा, एंटीरियर होगी मोस्ट कॉमन, पोस्टीरियर होगी लेस कॉमन। दूसरा, एंटीरियर होगी छोटे एरिया में और पोस्टीरियर होगी कहाँ, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में। मोस्टली ओकर होगी एंटीरियर किस में, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में, और पोस्टीरियर होगी ज्यादातर 40 ईयर के बाद। अब एंटीरियर का आपने कारण देखा, क्या कारण हो सकता है, ट्रोमा। ट्रोमा में वेरियस अपने इसको डिवाइड कर लेंगे, आगे देख रहे हैं जस्ट अपने। और पोस्टीरियर होगी वो मोस्टली होगी हाइपरटेंशन की वजह से। जो एंटीरियर है वो यूजुअली माइल्ड होगी, कम होगी, और उसको अपने लोकल प्रेशर और एंटीरियर पैक की वजह से को अप्लाई करके अपने घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लीडिंग होगी सीवियर वो होगी पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में, और उसको अपने को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को, बिकॉज पोस्ट नेजल पैक अपने घर पे नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता पेशेंट के साथ। आगे देखें, कॉजेज को अपने थोड़ा सा फैला दिया, कैसे हो सकते हैं कॉजेज, आप देखो इस पे स्क्रीन पे के लोकल ट्रॉमा। अब ये लोकल ट्रॉमा कैसे हो रहा है, ये नाक में उंगली कर रहा है, लोकल ट्रॉमा नाक में उंगली करने से ये होता है एपिस्टैक्सिस एंटीरियर। एनाटॉमिकल इरेगुलरिटीज, एनाटॉमिकल मतलब अपनी संरचना, जो पेशेंट की संरचना है उसमें ही अगर इरेगुलरिटी है, मतलब बनावट में ही उसके ऐसा है कि कोई आर्टरी है जो रप्चर होने की ज्यादा संभावना है, या उसकी नेज का शेप ही ऐसा है कि भाई उसमें थोड़ा सा भी किया तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उसमें ब्लड आने लग गया, एनाटॉमिकल इरेगुलरिटीज में उसको अपने रखेंगे। फिर है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब चोट लगी है ना। इन्फ्लामेशन क्या होता है, घाव, घाव को बोलते हैं ना इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से होगा। फिर फेशियल ट्रॉमा, झगड़ा कर लिया किसी से या एक्सीडेंट हो गया, दोनों स्थितियां हो गई, चलते चलते गिर गए, मुंह के बल गिर गए, नाक पे लग गई किसी मेज वगैरह की, तो वो आएगा फेशियल ट्रॉमा में, उससे भी ब्लीडिंग होगी। फिर टॉपिकल नेजल स्प्रेज, अपने ने अपने मन से कोई नेजल स्प्रे कि भाई आजकल चल रहा है कोरोना, बाजार गए लेने, कुछ और गए थे मेडिकल शॉप पे, उसने कह दिया कि ये लेके जाओ आप, इससे कोरोना नहीं होगा, बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छा है, कोरोना मर जाएगा, 2 बूंद डालनी है एक एक, अपने लेके आगे उसकी बात मान के अपने ने डाला, तेज था इरिगेशन हुई,
और ब्लड स्टार्ट हो गया, तो उससे भी हो सकता है इनकरेक्ट नेजल स्प्रे, इनकरेक्ट जो अपने लिए सही ना हो, एक्सेसिव यूज भी हो सकता है, उसका बस लगे बार बार यूज करने कि भाई अब ये तो बढ़िया है। जैसे ज़ैलोमेथाज़ोलिन आता है एक, अपने ज्यादातर ये जुकाम में यूज करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने को यूज करना होता है, बट नोज अपनी बंद हुई, अपने ने वेट अपने से हो नहीं रहा, उसको भर भर के डाल लिया नाक के अंदर, तो उसकी वजह से भी कैपिलरीज रप्चर हो सकती है। क्यों? ज़ैलोमेथाज़ोलिन का क्या यूज होता है कि वो फैलाता है, कैपिलरीज को फैलाएगा ना, वो डिस्टेंस करेगा, अपनी नोज को अंदर से फैलाएगा, और जो फिर जो है म्यूकस जो अंदर गाढ़ा जमा हुआ है वो निकल जाएगा। ज्यादा डाल लिया अपने ने तो क्या होगा, वो ज्यादा फैलाएगा। अब वही बात है कि अपने किसी भी थैली को या रबड़ को एक लिमिट तक खींच सकते हैं, उससे ज्यादा करें क्या होगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। सेम एज कैपिलरीज के साथ में अपने ने वो स्प्रे डाला ज्यादा और कैपिलरीज अपनी रप्चर हो गई, ब्लड स्टार्ट हो गया, तो वो आएगा इसमें टॉपिकल नेजल स्प्रे के कौन से भाग में, एक्सेसिव यूज। फिर है ट्यूमर, कोई ट्यूमर हो, ये रेयर होता है, जैसे इसने इसमें इंडिकेट कर दिया कि रेयर, अगर ट्यूमर हो अंदर की साइड में और वो ट्यूमर आगे जाके रप्चर हो जाए, फट जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उससे भी क्या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब आगे कौन से, लोकल कॉजेज। फिर आपने देखते हैं आगे सिस्टेमिक कॉजेज। सिस्टेमिक कॉजेज में रहेगा हाई ब्लड प्रेशर। अपने ने पीछे देखा था कि पोस्टीरियर नेजल ब्लीड का कॉज था हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। दूसरा वस्कुलर मालफॉर्मेशन, ये और एनाटॉमिकल इरेगुलरिटीज लगभग सेम में अपने मान सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा अपने गहराई से अगर लिखने के लिए अपने इसमें कर सकते हैं कि अलग से इसको लिख दें। इसमें लिखा वस्कुलर माल फॉर्मेशन, मतलब उसकी वेसल्स है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, बाहर की तरफ है, थोड़ा सा भी अपने इतनी सेंसिटिव नोज है उस पेशेंट की, थोड़ा सा भी अगर वो उसको छींक भी अगर जोर से ले लेगा तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सिस्टमिक कॉजेज में आ गया। फिर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में हो सकता है कि उसके जैसे रिलेटेड टू है ये हाई ब्लड प्रेशर के ही, ब्लड प्रेशर रिलेटेड है ना अपने हार्ट से, अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उसकी ऐसी जो रप्चर कर सकती हैं कैपिलरीज को या ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो भी। फिर एक है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या कि उसका थक्का कम जमना, उसके ब्लड का फ्लो तेज होना, थोड़ा सा भी रप्चर हुआ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसमें थक्का नहीं जम रहा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में रखेंगे, है ना। तो अपने एक बार रिवीजन करते हैं कि अपने ने देखा, क्या देखा कि जो ब्लीडिंग हुई कहाँ से, नोज से। अपने ने जनरली तो देखा, पर आज अपने इसको करेंगे नर्सिंग में, तो अपने नर्सिंग में इसको अगर आज पढ़ा तो उसको अपने ने नाम दे दिया एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस के अंदर अपने ने कहा कि भाई एपिस्टेक्सिस नाम तो आ गया, अब इसका मतलब क्या होगा, अपने सिस्टमिक लैंग्वेज में मतलब लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो अपने लिखा ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। फिर अगर अपने ने इसको डेफिनेशन के रूप में अगर आगे लिखा तो कैसे लिखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय नोज पिकिंग और ट्रॉमा। फिर हमने देखा कि भाई इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये आखिर होती क्यों है, अंदर ऐसी क्या स्ट्रक्चर है अपने कि उसमें अपने नक्सीर जैसा एपिस्टेक्सिस होगी। तो अपने ने देखा ये डायग्राम, इसमें था आगे भी जो था ब्लड वेसल्स का जाल था और पीछे भी, और ये जाल किस चीज का था, अगर मेन उसका देखें तो ये था एथमोइड आर्टरी, जो एंटीरियरली जा रही थी वो थी एंटीरियर एथमोइड आर्टरी, और जो पोस्टीरियरली हो रही थी वो थी पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी, राइट। और फिर अपने और उसमें आगे जाके देखा कि
उसको अपने ने क्लासिफाई कैसे करें। अपने ने देखा कि एपिस्टैक्सिस तो अपने ने पढ़ लिया, अब उसको अपने अगर क्लासिफाई करेंगे तो वो होगी 2 पार्ट्स में। फर्स्ट रहेगा एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, सेकंड था पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। उसका अपने ने अंतर देखा, फर्स्ट था मोर कॉमन और पोस्टीरियर था लेस कॉमन। उसमें फर्स्ट में था कि एंटीरियर पार्ट से हो रही है, पोस्टीरियर में था कि पोस्टीरियर पार्ट से हो रही है, एंटीरियर में था कि बच्चों और यंग में हो रही है, एंटीरियर में था कि मोस्टली ट्रॉमा की वजह से हो रही है, और इसको घर पे ही ट्रीट करना संभव था, इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता था लोकल प्रेशर की वजह से या एंटीरियर पैक की वजह से। पोस्टीरियर को अपने देखा कि ये 40 साल के बाद हो रही थी और स्पॉन्टेनियस हो रही थी, और किसकी वजह से मोस्टली हो रही थी, हाइपरटेंशन की वजह से हो रही थी। इसको घर पे ट्रीट करना संभव नहीं था बिकॉज इसके लिए अपने को पोस्ट नेजल पैक की जरूरत पड़ती है जो घर पे अपने नहीं एडमिनिस्टर कर सकते। उसके बाद में अपने ने इसके कोजेस को फैला के देखा कि इसके कोजेस को अगर अपने लिखें विस्तारित रूप से तो कैसे लिखेंगे, तो था लोकल ट्रॉमा, एनाटॉमिकल इरेगुलरिटीज, इन्फ्लामेशन, फेशियल ट्रॉमा, टॉपिकल नेजल स्प्रे। उसको भी अपने ने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था कि एक तो इनकरेक्ट हो गया या एक्सेसिव हो गया यूज। फिर रेयर जो था वो था ट्यूमर। उसके बाद में अपने ने देखा कि सिस्टमिक अगर उसको लिखें तो कैसे लिखें, उसमें था हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह हो सकती है, वस्कुलर मालफॉर्मेशन इसकी वजह हो सकती है, कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज इसकी वजह हो सकती है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ये अपना था यहाँ तक कोजेस तक का एपिस्टैक्सिस। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछो। क्लियर है सर, समझ आ गया सर। ठीक है, आज की क्लास हमने ओवर करते हैं, कोजेस से आगे अपने कल पढ़ेंगे, और टाइम लगभग यही रहेगा, 12 या 12:30 रहेगा। जी सर, ठीक है सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम।